Good morning, students. Today we'll be doing appraisal of development strategies, the final and last topic of your chapter, development experience of India, China and Pakistan. So, developmental strategies का appraisal इसका मतलब है कि हमने क्या क्या लेसन सीखे, क्या गाइडेंस ड्रॉ की, इन स्ट्रैटेजीज़ को पढ़ के चाइना की कुछ डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज़ हमने पढ़ी है ना, कम्यून सिस्टम, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन, ठीक। और उसी तरीके से हमने इंडिया की कुछ स्ट्रैटेजीज़ पढ़ी, पाकिस्तान की कुछ स्ट्रैटेजीज़ पढ़ी। इनकी स्ट्रैटेजीज़ से हमने क्या ड्रॉ किया, क्या पॉजिटिव ड्रॉ किया, वो हम लोग देखने वाले हैं, क्या पॉजिटिव नेगेटिव्स थे, ठीक। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना, ठीक है। सबसे पहले चाइना। अब आपको पता है चाइना के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं थी रिफॉर्म्स लाने की। चाइना रिफॉर्म्स कब लेकर आया? 1978 के अंदर। क्या चाइना के ऊपर कोई कंपल्शन थी रिफॉर्म्स लाने की? ये जो एलपीजी पॉलिसी है या अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करने के लिए कोई रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत थी? वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ ने क्या इनके साथ कोई ज़बरदस्ती की थी जैसे इंडिया के साथ की थी? नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। चाइना के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं थी कि वो अपने रिफॉर्म्स लेकर आएँ, पर फिर भी कंडीशंस कुछ ऐसी थी उनकी इकोनॉमी की कि उनको 1978 के अंदर रिफॉर्म्स लाने पड़े। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही दे वर अंडर कंपल्शन बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ टू अडॉप्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। वाई? बिकॉज जब 1991 के बिगिनिंग में इंडिया के पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो सिर्फ इतने रह गए थे कि वो 3 वीक्स का इंपोर्ट बिल ही पे कर पाते, तो इसलिए हमें वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ा। अब जो लोन देगा वो कुछ ना कुछ कंडीशन तो ज़रूर लगाएगा। कंडीशन ये लगाएगी कि आपको एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट इंडिया वॉज ओपन अप और रिफॉर्म्स वर अडॉप्टेड इन 1991 एज अ कंपल्शन, बट चाइना इट नेवर हैड एनी कंपल्शन टू डू सो। अगर प्री रिफॉर्म पीरियड देखें कि रिफॉर्म्स आने से पहले चाइना का क्या कंडीशन थी, देयर हैज़ बीन मैसिव एक्सटेंशन ऑफ बेसिक हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरियाज़। इनकी जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो रूरल एरियाज़ तक भी एक्सपैंड हो गई थी। कम्यून सिस्टम था, ठीक है। कम्यून सिस्टम क्या था? कम्यून सिस्टम आपको पहले भी करवाया गया है, ठीक है। जो भी लैंड थी उस पर ओनरशिप किसकी होती थी? गवर्नमेंट की। एंड इट वॉज कल्टिवेटेड बाय फार्मर्स। फार्मर्स हैड टू पे सम टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड वो अपनी प्रोड्यूस को फिर सेल कर सकते थे खुद से, सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने होते थे, है ना। Through the commune system, there was equitable distribution of food grains. Next, despite extensive land reforms, collectivization, great leap forward, कोई और भी जो इनिशिएटिव्स लिए थे, स्टिल इनका जो ग्रोथ रेट था जीडीपी का वो उतना ही था जितना कि 1950s के अंदर था। तो मतलब ग्रोथ रेट तो हो ही नहीं रही थी जीडीपी में। तो फिर 1978 में जो गवर्नमेंट है चाइना की, इट वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द माओइस्ट रूल। जो भी पॉलिसीज़ माओ जेडोंग ला रहे थे उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, 1978 में रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। और क्यों इंट्रोड्यूस किया? बिकॉज ग्रोथ रेट जो था जीडीपी का वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा था, वो सिर्फ उतना ही था जितना कि आपका 1950s के अंदर था। अब पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड मतलब रिफॉर्म्स आने के बाद क्या चेंजेस हुए। ईच रिफॉर्म मेजर वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड ऑन द स्मॉलर लेवल एंड देन वॉज एक्सटेंडेड ओवर अ मैसिव स्केल। इनकी सबसे अच्छी खासियत ये थी कि छोटे लेवल पे पहले स्टार्ट करते थे, अगर पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिलता था तो उसको ये एक बड़े स्केल पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देते थे। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ इन द एरियाज ऑफ education and health, land reforms, long existence of decentralized planning and existence of small enterprises helped positively in improving the social and income indicators. एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट की, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट की, लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की, स्मॉल बिजनेसेस को या स्मॉल एंटरप्राइजेस को इन्होंने और ज़्यादा ओपन करने की कोशिश की, जिसकी वजह से कि इनके जो सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई। इनकम इंडिकेटर्स में आपका जीडीपी हो गया, नेशनल इनकम हो गया, सोशल इंडिकेटर्स में आपके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन सब में इम्प्रूवमेंट आई। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, हैंडलिंग ओवर द प्लॉट्स of land to individuals for cultivation brought prosperity to a vast number of poor people. It created conditions for subsequent phenomenal growth in rural industries and built up strong support base for more reforms. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से हमने क्या सीखा? देखिए, इन पाकिस्तान रिफॉर्म प्रोग्रेस
लेड टू वर्सनिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ठीक है, इन्होंने जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए उसके बाद इनके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो गए। एज़ कम्पेयर टू 1980s द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एंड इट्स सेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिक्रीज्ड इन 1990s, और ज़्यादा फॉल हो गए भाई 1980s के कंपैरिजन में। द proportion of poor in 1960s were more than 40%, which declined to 25% in 1980s and started rising again in 1990s। ठीक है, 1960 में 40% पॉपुलेशन पुअर थी, ठीक है, जो कि 25% हो गई 1980s में। रिफॉर्म्स लाने के बाद ये पॉपुलेशन और भी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई। द रीजन्स फॉर स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ एंड री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान इकोनॉमी आर नंबर 1। पहला रीज़न क्या है, क्यों री इमर्ज हुई इनकी पॉवर्टी? Agricultural growth and food supply situation was based on good harvest and not on institutionalized process of technical change. When there was good harvest, the economy was in good condition। और जब नहीं होती थी तो नेगेटिव ट्रेंड शो करना शुरू हो जाता था। मतलब जब एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो थी उसके अंदर उन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इस चीज़ पे फोकस किया, गुड हार्वेस्ट पे। ठीक है, और आपको पता है एग्रीकल्चरल सेक्टर तो कितना आप कह सकते हो वॉलेटाइल सेक्टर है कि रेनफॉल होगी अच्छी प्रोड्यूस होगी, इकोनॉमी अच्छी कंडीशन में, रेनफॉल नहीं होगी प्रोड्यूस अच्छी नहीं होगी, इकोनॉमी डाउन चले जाती थी। ठीक है, सेकेंड, foreign exchange is essential component for any country and it is always preferred to build foreign exchange reserves through exports of manufactured goods। However, in Pakistan most of the foreign exchange earnings came from remittances from Pakistani workers in the Middle East and exports of highly volatile agricultural products। अब foreign exchange को build करना, ठीक है, ये बहुत आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंट्री के लिए। और पाकिस्तान के अंदर ये कहाँ से आता था फॉरेन एक्सचेंज? पाकिस्तानी जो भी इनके वर्कर्स होते थे वो मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज इनको यहाँ से भेजते थे, यहाँ फिर ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ही एक्सपोर्ट करके कमाते थे। देयर वॉज growing dependence on foreign loans on the one hand and increasing difficulty in paying the loans on the other। एक तो इनके लोन्स बढ़ रहे थे, दूसरा ये पे भी नहीं कर पा रहे थे। However, during the last few years, Pakistan has recovered its economic growth and has been sustaining। As per annual plan of 16-17, GDP registered a growth of 4.7% in 15-16, highest when compared to previous 8 years। अगेन इन्होंने अब ग्रोथ शो करनी शुरू कर दी है। जीडीपी में ग्रोथ रेट जो है जीडीपी का दैट हैज़ स्टार्टेड इंक्रीजिंग, वाइल एग्रीकल्चर रिकॉर्डेड ग्रोथ रेट फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री लेवल। इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स ग्रू एट 6.8, 5.7। अब यहाँ पे इंडस्ट्री और आपका जो सर्विस सेक्टर है वो अच्छे खासे रेट से ग्रो कर रहा है। मैनी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑल्सो बिगैन टू शो स्टेबल एंड पॉजिटिव ट्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कंक्लूजन्स हैं। अब कंक्लूजन्स क्या हैं भाई कि इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म मॉडरेटली बट मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। इंडिया ने नो डाउट डेवलपमेंट दिखाई है पर फिर भी हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन अभी तक एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द कंट्री के अंदर मिसिंग है। बहुत सारी ऐसी आपकी स्टेट्स हैं या बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर अब तक लोगों को पानी फेच करके लाना पड़ता है अपने घर तक। ठीक है, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे अभी तक अच्छे रोड्स नहीं हैं, लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इट इज़ येट टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ मोर देन 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन दैट लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। जो 25% पॉपुलेशन हमारी जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको रेज़ करने के लिए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज़ करने के लिए अभी भी बहुत सारे स्टेप्स हमारे लिए लेने बाकी हैं। पाकिस्तान political instability, over dependence upon remittances and foreign aid along with volatile performance of agriculture sector are the reasons for slowdown of Pakistani economy। एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड करते हैं, रेमिटेंसेस पे डिपेंड करते हैं, जो कि उनका एक बहुत उनकी इकोनॉमी के स्लो डाउन का एक रीज़न है। इन द रीसेंट पास इट इज़ होपिंग टू इम्प्रूव द सिचुएशन बाय मेंटेनिंग हाई रेट्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, अब जबकि उन्होंने अब जीडीपी ग्रोथ में थोड़ा जीडीपी रेट के अंदर जो ग्रोथ है वो दिखानी शुरू कर दी है, तो कुछ सिचुएशन थोड़ी ठीक होनी शुरू हो गई है। मैनी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बिगैन शोइंग पॉजिटिव एंड हायर ग्रोथ रेट्स रिफ्लेक्टिंग द इकोनॉमी रिकवरी। चाइना का देखें, इन चाइना द लैक ऑफ पोलिटिकल फ्रीडम एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर ह्यूमन राइट्स आर मेजर कंसर्न। अब वहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। However, in the last 3 decades, it used the market system without losing political commitment and succeeded in raising the level of growth along with alleviation of poverty। पिछले 30 सालों में इन लोगों ने मार्केट सिस्टम शुरू कर दिया है, ठीक है, एंड उनका जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो बढ़ना शुरू हो गया है। पॉवर्टी एलिविएशन के लिए भी बहुत सारे मेजर्स
लिए गए हैं। चाइना हैज़ यूज द मार्केट मैकेनिज्म टू क्रिएट एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इन्होंने अब मार्केट अब कैसे प्राइवेटाइजेशन को भी थोड़ा सा रोल दिया है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, सोशल अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा जनरेट हुई हैं। बाय रिटेनिंग कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड एंड अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू कल्टिवेट लैंड, चाइना हैज़ इंश्योर्ड सोशल सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज़। अभी तक वो जो कह सकते हैं कलेक्टिव ओनरशिप थी लैंड की, वो अभी तक यहाँ पे चल रही है। ठीक, और उसकी वजह से क्या है कि रूरल एरियाज़ के अंदर पीपल हैव सोशल सिक्योरिटी। Public intervention in providing social infrastructure brought positive results in human development indicators in China. Public intervention means government intervention जो है बहुत सारे ऐसे social areas के अंदर, social infrastructure, health, education वगैरह के अंदर, that has brought positive results in China. With this, our chapter is over. Thank you.